हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है 2022-2023 का। ठीक है, हालांकि हमने हिंदी का पूरा सलूशन आप लोगों को बता दिया है। वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। और इस विज्ञान का अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक में दिया हूँ, पीडीएफ पर डाउनलोड कर लो। ठीक है, आज मैं पूरा आप लोगों का जो मॉडल पेपर उन्होंने लॉन्च किया है पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाला हूँ, पूरा सोल्यूशन कराने वाला हूँ। देखिए, 2022 की अपेक्षा 2023 का जो मॉडल पेपर है काफ़ी हार्ड आया है। ठीक है, क्या है हार्ड, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। और पहले 2022 में था वो थोड़ा सिंपल था, ये थोड़ा भारी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो चलो एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता ही चुका हूं कि 15 मिनट आप लोगों को पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए। और एक बात सिद्ध हो चुकी है कि वो मार्क शीट पर होने वाले हैं नीले तथा काले बाल पॉइंट का फैन करना आप लोगों को विकल्प चुनने के लिए। और कह रहा है कि एक अगर बहुविकल्पी आप कर देते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। टोटल 2 घंटे समय रहेंगे आपको जो 50 नंबर का लिखित पेपर है उसके लिए, और 1 घंटा समय रहेगा आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न करने के लिए। तो 1 घंटा में 20 प्रश्न करने होंगे और या 2 घंटे के लिए 50 प्रश्न। आप चाहो तो 20 मिनट में ही ये 20 प्रश्न करके पूरा का पूरा समय आप इसमें लगा दो, आपकी मर्जी है। चलो देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यह अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से समझोगे तभी समझ में आएगा। पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है। कह रहा है कि मानव नेत्र में जब प्रकाश अंदर प्रवेश करता है तो अधिकांशतः अपवर्तन कहाँ होता है, बताइए। क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छमंडल कार्निया पर, कि परितारिका पर, कि पुतली पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सबको मालूम है भाई कि जब प्रकाश अगर नेत्र में प्रवेश करेगा तो अधिक अपवर्तन कहाँ होता है, स्वच्छमंडल मतलब कार्निया पर होता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो साफ सुथरा आप लोग जानते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन वोल्टता का निरूपित करता है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है। ठीक है, V का वैल्यू पूछा है कि V बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल इसके लिए फार्मूला चलता है, आप आसानी से दे पाओगे। तो यहाँ से अगर मैं V निकालूं तो V बराबर हो जाएगा यहाँ पे W बटे के I इंटू टी। तो W मतलब किया गया कार्य और बटे में हो जाएगा आपका विद्युत धारा और गुणे समय। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, तो पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है, क वाला में। देखिए किया गया कार्य और बटे में विद्युत धारा गुणे समय, यह हो जाएगा राइट आंसर। आगे अगर बात कर लेते हैं, देख लो अगला प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, मतलब किस सिचुएशन पर रखा जाए कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। कब, जब वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। दूसरा ऑप्शन, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव और यफ के बीच हो। तीसरा ऑप्शन, जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। ऑप्शन डी, जब वस्तु दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो भाई देखिए, जो आप लोगों का बिंब होता है उसका बड़ा प्रतिबिंब आपको एक ही सिचुएशन पाया जाता है, सबसे बड़ा जब वस्तु को पी तथा कहाँ पे यफ के बीच रखते हैं तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ख जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच। चलो आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है कि कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए लिखा है पहला कि विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया, कि विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल वे में पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। इसलिए हो जाएगा क्योंकि भाई बेंच पर बैठा है और व्हाइट बोर्ड को साफ देख पा रहा है, मतलब दूर की वस्तु को साफ दे रहा है, निकट की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पा रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो निकट बिंदु जो होता है, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक
का प्रतिरोध 1/5 हो, देखो 1/5 दिया है, उसका उपयोग करके कितना निम्नोक्त प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो भाई समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस पर रख के फार्मूला पे जब इसको आप हल करोगे तो सिंपल आपको आ जाएगा 1/25 ओम। क्या जाएगा? 1/25 ओम आ जाएगा। मतलब कि पांचवें का ख जो है राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल है, लगा लेना आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है, कह रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा होगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पूछ रहा है। कह रहा है कि अगर यहाँ पे किसी कागज के तल में अगर क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा बह रही है, पूर्व से कहाँ तक? पश्चिम की तरफ इस तरह नियत धारा बह रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी। ऑप्शन में दिखा देता हूं, तार के ठीक ऊपर कि तार के ठीक नीचे कि कागज के तल पर तार के उत्तर में स्थित कि कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित। क्या होगा राइट आंसर छठवें का? तो देखो तार के नीचे होगी, कहाँ? तार के ठीक नीचे होगी। ठीक है, तो ख जो है राइट आंसर हो जाएगा छठवें का। आगे देख लो अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। देखो मेरे भाई ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग जानते भी हो कि चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो उत्तल लेंस है, अगर वस्तु पे अनंत पे अगर आप रख रहे हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बिंदु आकार का छोटा ही बनता है सभी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? घ। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला खंड यहाँ पे देखेंगे ख का बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब केमिस्ट्री का। कह रहा है कि एक मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। कह रहा है कि मिश्र जो धातु है वह क्या है? ठीक है, ये हमसे पूछा मिश्र धातु क्या है, तो भाई मिश्र एक समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। आगे बात कर लेते हैं, अगला देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। बहुत सिंपल इसका रूल होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे भाई, सिंगल और सिंगल बॉन्ड करें। क्या पूछा हमसे प्रश्न? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। हाँ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। देख लो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से कौन जुड़ा है यहाँ पे, तो एक तो बी जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे एक तो बी जुड़ा हुआ है और एक आपका डी जुड़ा हुआ है, तो बी और डी ही राइट आंसर होगा। देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे देखो बी और डी मतलब ख। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे दिया तो समझ लो कि वह डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन के बीच। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, इतना बड़ा दे रखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि ठोस कैल्शियम ऑक्साइड, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कि CaO, बिना बुझा हुआ चूना, जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अगर यह जल के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOH होल ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि तथा साथ ही ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऊष्मा तो निकलता ही है। इस प्रक्रिया को चूने को बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है, इसे चूने का पानी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? पहला ऑप्शन है यह ऊष्मा शोषीय विक्रिया है, यह एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, परिणामी विलयन की pH जो है 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है और ऊष्माक्षेपी। पहले क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाओगे तब तो यह ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्मा खूब निकलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप छोड़ दोगे तो धीरे धीरे ऊष्मा आप इसको अवशोषित करने लगेगी, सोखने लगेगी, तो उसमें ऊष्मा शोषी हो जाती है। इसलिए दोनों कंडीशन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। देखो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए तथा बी, मतलब क वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला देख लो। अगला है कि एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है? कह रहा है कि अगर एक परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन होगा? ठीक है, इसमें पूछा है, यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या इनमें से कौन कौन सही हो सकता है? देखो एक तो इसकी छोटी इकाई की बात करें तो यह परमाणु त्रिज्या आप मान सकते हो।
ठीक है। और एक यहाँ से लेके पूरी के माने तो ये नहीं। कभी भी मानोगे त्रिज्या अगर हम बात करें तो एक एक कक्ष का मानोगे तो एक कक्ष का ये निकल गया। अगर ये 12 वाला कक्ष का है तो इस कक्ष का यह त्रिज्या मानोगे, ठीक है। अब समझो कि इसका मेन रूल क्या है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, और क्या हो जाएगा इसका चौथा। देखो दिया है पहला और चौथा दिया होगा तो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं भाई, बड़ा हो गया। पहला और चौथा किस में दिया भाई, घ जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अगला देखो क्या है, अगला मिलान है भाई कि कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों को सुमेलन कीजिए बी दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए, मतलब मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलेगा, बेकिंग सोडा किससे मिलेगा, दामन सोडा देखिए, और सोडियम क्लोराइड। इधर दिया कांच का विचरण और इधर दिया H2 तथा Cl2 का उत्पादन, या दिया विरंजक या दिया प्रति अम्ल। देखो ध्यान से आप लोग इसको समझना, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। यह प्रश्न आप लोगों का 12 है। देखो पहला ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को तो विरंजक चूर्ण कहते हैं, तो विरंजक में तो मिल जाएगा, तो पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दूसरा है बेकिंग सोडा, देखिए बेकिंग सोडा जो प्रति अम्ल से मिलेगा, किससे, प्रति अम्ल, मतलब दूसरा डी से मिल गया, ठीक है। धावन सोडा तो कांच का होता है भैया, धावन सोडा की बात कर रहा है, ठीक है। कांच का ये क्या दिया है, विचरण, कांच का विचरण की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए सोडियम क्लोराइड तो मिलेगा इससे, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन का उत्पादन से। बच गया क्या आपका धावन सोडा, ठीक है। तो धावन सोडा किससे मिल जाएगा, कांच के विचलन से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले का सी दूसरे का डी, पहले का सी दूसरे का डी, ये जो तीसरे का हो गया आपका ए और चौथे का हो गया बी, मतलब ऑप्शन नंबर ग जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो अगला क्या है, कह रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है भाई अम्ल। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक। हमने आप लोगों को बताया अनील, अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, मतलब अम्ल, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो गया खंड ग। कह रहा है कि चूने के पानी से भरी परखनी में जब मुंह द्वारा फूका जाता है तो चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। अब एक बात सिंपल ट्रिक समझो, जब मुंह से फूकोगे तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, बस ख जो राइट आंसर हो जाएगा, बात खत्म। देखो अगला कह रहा है कि कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में क्या होता है, पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हुआ है कि सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई है, कि सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों की जीवों में परविसमजात अंग है, कि पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पक्षियों की जो उत्पत्ति है सरीसृपों से हुई है, ठीक है। घ जो है राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलो देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न 16 देखो क्या है, प्रश्न नंबर 16 क्या है कि यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षा गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है, कि जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, कि पृथ्वी की परत जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, कि विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। देखिए यदि किसी जीव का जीवाश्म जो पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परत से प्राप्त हुई है, तो आप ये कह सकते हो भाई कि जीव का जो विलोप है हजारों वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा यहाँ पे ख राइट आंसर। आगे बात कर लेते हैं अगला। देखो कह रहा है कि चित्र में यहाँ पे बात कर रहा है, प्रश्न नंबर 17 है। कह रहा है कि चित्र में ए बी सी किस क्रम में होते हैं, ठीक है। ए बी सी किस क्रम में होते हैं ये हमसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से समझो, यहाँ पे पूरा बात समझो। कह रहा है कि ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में बताना है कि ए इसको क्या कहते हैं, बी को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं। तो देखो ए जो है आप लोगों का, तो ए को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रांकुर, क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं। ए को हम लोग प्रांकुर बोलते हैं। सी जो यहाँ पे निचला पर दिखाई दे रहा है, इसको मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। और यह जो होता है बीच में, इसे बीज पत्र बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा,
प्रांकुर आएगा, फिर बीजपत्र आएगा, फिर मूलांकुर आएगा। देखो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो देखो पहले प्रांकुर आया है, फिर बीजपत्र आया है, फिर मूलांकुर आया, मतलब ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं, अगला देख लो प्रश्न नंबर 18 क्या है, करा था कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो भाई जो अमृता देवा बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है वो भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो जीव संरक्षण हेतु, मतलब जीवों के अगर संरक्षण हेतु में पुरस्कार दिया जाता है। प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा, क जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर बात कर लेते हैं, अगला देखो, अगला है यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले स्मॉल आर आर कैपिटल वाई वाई के संकरण में कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। तो देखो F1 के बीज कैसे होंगे, गोले और पीले कि गोल और हरे की झुर्रीदार और हरे की झुर्रीदार और पीले। तो देखिए क्या होंगे, गोले और क्या होंगे, पीले। तो गोल होंगे और क्या होंगे, पीले रंग के होंगे। चलो आगे देख लो 20वां कि निम्नलिखित चित्र में ए मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करा है। कह रहा है कि जो ए आकृति यहाँ तक ये बनी हुई है ये किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है, यह पूछा है। बताओ, मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। ग्रीवा को, योनि को, गर्भाशय को, अंडाशय को। तो भाई गर्भाशय को करता है। जो ए आकार की इस तरह की आकृति बनी है ना, ये किसको, तो गर्भाशय को डिनोट करता है। चलो आगे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से देखो आप 50 नंबर का लिखित वाला प्रश्न आ गया। 50 नंबर का लिखित वाला प्रश्न, उसको देख लेते हैं। देखिए प्रश्न पूछा है कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। बहुत ही ज्यादा सिंपल, 4 नंबर के लिए चिन्ह परिपाटी तो पूछा है यार गोलीय दर्पण के लिए। इसके बाद है कि वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है। पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगा, लिख कर दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस आप फिलहाल देख लीजिए क्या क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिया है। इसके बाद दिया है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को संयोजित करके संयोजन का कुल प्रतिरोध निकालना है। पहली बार में 4 ओम से, दूसरी बार में 1 ओम से जोड़ा जाए तो कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसके बाद दिया है अगला प्रश्न, देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न है कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है। यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से भिन्न है। किसी क्षैतिज शक्ति के संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का ये खेल है। अगर ये पूरा जानते रहोगे तो पूरा ये उत्तर दे पाओगे। अथवा करके एक ऑप्शन दिया है कि ये वाला तो भाई हमने रट्टा मरवा दिया आप लोगों को कि विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व है। मैंने एक बार नहीं 50 बार हमने कहा कि इस टॉपिक को रट जाइए भाई, आएगा ही आएगा। तो अथवा करके दिया तो इसको ना कीजिए, इसी को कर दीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक ही तो करना है। अब इसके बाद देखो खंड ख में निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं चिन्हित कीजिए। बताना है कि क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 डाई मेथिल ब्यूटेनॉन, पेंटोनोइक अम्ल। इसकी संरचना आप लोगों को बनाना है। ठीक है, संरचना बनाना मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 10, 20, 7, 14 कह रहा है कि तत्वों की पहचान, पहले तत्वों को पहचान करके लिखना है। इसके बाद आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूह और संख्या तथा आवर्त भी पहचानिए। दोनों काम करना है, 2-2 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। इसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये आपको दिया है, पूरा टॉपिक रट जाइए। संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, संतुलित करना हालांकि मैं आप लोगों को बता दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो देता ही हूँ आप लोगों को। इसके बाद अगर बात करें तो दिया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं, भर्जन किसे कहते हैं। सारे टॉपिक रट्टा मरवा दिए हूँ आप लोगों में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सब कुछ बता चुका हूँ। जो लोग रेगुलर क्लास करते होंगे उनके लिए बचेगा नहीं बिल्कुल भी। खंडगम निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं नहीं होता, विशेषताएं लिखना चाहिए इसको। विशेषताएं बताइए। ठीक है, पूरा का पूरा विशेषता बताना है आप लोगों को। ठीक है, कि अगर इसके साथ अगर मिलेगा तो क्या होगा, अगर इसके साथ अभिक्रिया करेगा, या अगर ये आपस में मिले तो क्या बनाएगा, यहाँ पे लिखना है, भरना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद है कि रंध्रों के खुले तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा बताना है आप लोगों को। फिर इसके बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों को सुझाव दीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। और ये भाई तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता ही चुका हूँ कि वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया बताइए नेफ्रॉन द्वारा। ठीक है, इसके बाद है
मानव में जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है भाई। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। पूरा का पूरा टॉपिक खत्म, हमने पूरा आप लोगों को पूरा एनालिसिस करा दिया। और इसको डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा लिंक इसका, वहां से तुरंत जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।